हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस चैप्टर का समरी क्लास। थ्योरी पार्ट कवर किया जा चुका है और एक्सरसाइजेज 8.1, 8.2 भी हो चुकी हैं। सो नाउ वी विल डू समरी ताकि हमारी समझ और बेहतर हो और चीज़ों को जो पढ़ा है उसको रिकैपिचुलेट कर लिया जाए। सारांश, समरी और कुछ डू इट योरसेल्फ एक्सरसाइजेज। इस क्लास को हम लोग दो भागों में करेंगे, समरी पार्ट 1 और समरी पार्ट 2 किया जाएगा। तो पहला भाग शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था और ये समझा था कि इस चैप्टर में चैप्टर 7 और 6 के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं। कॉन्ग्रुएंस का जगह जगह इस्तेमाल है, तो प्रॉपरली रिवाइज करें चैप्टर 7 को। और आपकी एनसीईआरटी के पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें कुछ अच्छे कंसेप्ट थे जिनको एक बार पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। ओल्ड एनसीईआरटी में एक थ्योरम थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। जिस तरह ट्राइंगल्स के एंगल का टोटल हमने 180 देखा था, याद करें, अपेंडिक्स 1 में एक थ्योरम थी। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल में भी एंगल का टोटल आता है 360। ट्राइंगल्स में आता है 180 और क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, वो पैरेललोग्राम हो या ना हो, उनके टोटल एंगल्स 360 आता है। इसको प्रूव कैसे करेंगे देखें एक बार ज़रा, छोटा सा प्रूफ है। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक डायगोनल AC खींचा और एंगल्स को यूँ चित्र के अनुसार मार्क कर लिया। X Y V हो गए A के पार्ट, Z W हो गया C के पार्ट, U हो गया B। तो ट्राइंगल DAC में देखें, ट्राइंगल का तो 180 आता है, तो X प्लस वाई प्लस Z 180 आ जाएगा बिकॉज DAC इज ए ट्राइंगल। सिमिलरली BAC इज ए ट्राइंगल, सो U प्लस V प्लस W 180 हो जाएगा। आप क्वाड्रिलेटरल के एंगल का टोटल करेंगे तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D। जब करेंगे तो आएगा A है Y प्लस V प्लस U, C हो जाएगा Z प्लस W और X हो जाएगा D। तो इसको रीअरेंज करने पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, दो अलग अलग कोष्ठकों में, जिसको हम 180 प्लस 180 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक्चुअली ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो आ जाएगा 360। हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। इस थ्योरम को आप याद रखें। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी एज पर योर ओल्ड एनसीईआरटी। एक और रिजल्ट था ओल्ड एनसीईआरटी में जिसको हमने अभी यूज भी किया है इस चैप्टर में। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको एक जोड़ा साइड्स का ऐसा मिल जाए जो पैरेलल भी है और लेंथ में बराबर भी है, तो दैट इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर दैट क्वाड्रिलेटरल टू बिकम अ पैरेललोग्राम। वो काफ़ी होता है, वो सफिशिएंट कंडीशन है। कैसे दिया है इस चित्र में, क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके साइड DC और AB पैरेलल भी हैं। ये तीर वाला निशान पैरेलल के लिए होता है और ये डैश से दिख रहा है, ये इक्वल भी है इनकी लंबाइयाँ। तो DC और AB पैरेलल भी है और लंबाइयाँ भी बराबर हैं। प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पहले डायगोनल AC खींचें और अब देखें स्ट्रेट अवे SAS कॉन्ग्रुएंस, जो आपको दो ट्राइंगल मिल गए इसमें SAS लग जाएगा क्योंकि DC AB पैरेलल है, इसलिए ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो गए। ये हुआ एंगल, बीच का एंगल है क्योंकि DC और AB बराबर हैं, ये भी दिया है, और AC उभयनिष्ठ है, सार्व है, ये भुजा बराबर हो जाएगी। देयरफॉर SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। नाउ इट गिव्स अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स बीइंग इक्वल, DA और BC CPCT रूल के चलते बराबर हो जाएगा। और हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल की सम्मुख भुजाएं पेयर वाइज बराबर हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर DC AB पहले ही बराबर दिया था और आपने यहाँ प्रूव कर दिया AD और BC भी बराबर है। देयरफॉर पेयर वाइज जब ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। ये थ्योरम भी आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में थी तो वहाँ से ली है, इसको भी आप याद रखें, स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में ये यूज होगी। फाइंडिंग टू इक्वल एंड पैरेलल साइड इज कंक्लूसिव एनफ टू क्लेम अ पैरेललोग्राम। अगर आपको दो साइड ऐसी मिल जाएं जो पैरेलल भी हैं और लंबाई में भी बराबर हैं तो ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो क्वाड्रिलेटरल एक समांतर चतुर्भुज ही होगा। याद करें, हमने मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ में इस थ्योरम का आवाहन किया था, इसका एप्लीकेशन किया था। रिकॉल एप्लीकेशन इन प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इसी सिद्धांत पे आधारित, आइडेंटिफाई ऑल द पैरेललोग्राम्स इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये IIT वाईटी में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, आपकी किताब के छोटे छोटे क्वेश्चंस को घुमा के पेश किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है आपके सामने कि इस चित्र में जितने भी पैरेललोग्राम हैं उनको आइडेंटिफाई करें और ऑफ कोर्स नाम उनके लिखें।
चित्र में दी गई विशेषता क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम in which P and Q are mid points of opposite sides AB and CD. ABCD तो दिया ही हुआ है, पेरेंट पैरेललोग्राम कह सकते हैं। इसके अंदर एक कलाकारी की गई है। क्या किया गया है? P और Q क्रमशः AB और CD के मिड पॉइंट्स हैं और इनको सम्मुख शीर्षों से मिलाया गया है। P को D और C से मिलाया है, Q को A और B से मिलाया है। तो अंदर एक ये इस तरह का एक अच्छा सा पैटर्न मिल गया है। अब आपको पता करना है, ढूंढना है। कहते हैं ना इस चित्र में कितनी गलतियां हैं ढूंढो। छोटे में जो पढ़ते थे चंपक वगैरह तो उसमें होता था इस चित्र में कितनी गलतियां हैं, कितनी समानताएं हैं। तो अब आगे जाके वो सवाल किस तरह के हो जाएंगे, इस चित्र में कितने पैरेललोग्राम हैं, ये मैथमेटिकल पजल हो जाएगी चैप्टर क्लास 9 वालों के लिए। आइडेंटिफाई ऑल द पैरेललोग्राम्स इन द डायग्राम गिवन बिलो। अब इसका हिंट क्या है? ध्यान दें, क्वाड्रिलैटरल APCQ। APCQ में क्या आप देख पा रहे हैं कि AP और CQ बराबर भी हैं और समांतर भी। भाई APCQ साइड AB और DC के ही तो रेखाखंड हैं और उनके आधे हैं, तो बस इतना ही हिंट देना काफ़ी है। क्वाड्रिलैटरल नोट कर लीजिए, APCQ में ऑपोजिट साइड्स AP एंड CQ आर इक्वल एंड पैरेलल। नाउ यू शुड अप्लाई द थ्योरम वी हैव डिस्कस्ड अबव टू फाइंड ऑल द पैरेललोग्राम्स इन दिस डायग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, चतुर्भुजों का लॉजिकल एक तार्किक वर्गीकरण। देखिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये सभी पैरेललोग्राम्स हैं। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम, समलंब। अ काइट, एक पतंग का शेप पैरेललोग्राम नहीं होता है। अब ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम बिकॉज एक ट्रेपीजियम में केवल दो भुजाएं ही समानांतर होती हैं, एक जोड़ा ही पैरेलल होता है, दूसरा जोड़ा पैरेलल नहीं होता है। और पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों ही पेयर्स को पैरेलल होना पड़ेगा। तो ट्रेपीजियम में केवल एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है। तो ट्रेपीजियम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम उसका ही एक वर्गीकरण है। पैरेललोग्राम एक प्रकार का ट्रेपीजियम ही है। As only one pair of opposite side is parallel in trapezium and we require both pairs to be parallel in parallelogram, therefore trapezium is not a parallelogram. Reverse is true, भी देखते हैं। A rectangle or rhombus is not a square. आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल या रोम्बस वर्ग नहीं होता है, वर्ग बड़ा स्पेशल होता है। देखिए, इस क्लासिफिकेशन को अगर चित्र के अनुसार समझाएं, बेसिकली अभी आपकी सेट थ्योरी शुरू नहीं हुई है, वरना इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से और बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था। तो मैं सोचता हूँ कि सेट थ्योरी जब आएगी तब इन चीज़ों को फिर से पढ़ाया जाएगा, वो तो खैर क्लास 11th में आएगी। ठीक है, आप मान लीजिए क्वाड्रिलैटरल का एक समुच्चय है, एक सेट है, एक दुनिया है क्वाड्रिलैटरल्स की जो बाहरी सर्किल से दर्शाई गई है। उस यूनिवर्स के अंदर ट्रेपीजियम आते हैं और ट्रेपीजियम के भी अंदर पैरेललोग्राम आते हैं। तो सारे ही पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हैं और सारे ही ट्रेपीजियम क्वाड्रिलैटरल्स हैं, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। कुछ क्वाड्रिलैटरल ऐसे भी हैं जो ट्रेपीजियम नहीं है और कुछ ट्रेपीजियम ऐसे भी हैं जो पैरेललोग्राम्स नहीं हैं। लेकिन ये निश्चित है कि सारे पैरेललोग्राम्स ट्रेपीजियम का ही अंश हैं और ट्रेपीजियम क्वाड्रिलैटरल का ही एक प्रकार है। क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं जहां भी होंगी वो क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा। अब जैसे एक पेयर पैरेलल हो गए तो ट्रेपीजियम हो जाएगा और दोनों ही पेयर पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये एक तरह से सेट थ्योरेटिक इसका वर्गीकरण है। इसके अलावा अब पैरेललोग्राम के अंदर भी दो विशेष तरह के क्वाड्रिलैटरल आते हैं, रोम्बस समचतुर्भुज और आयत रेक्टेंगल। रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों ही पैरेललोग्राम होते हैं और वे चतुर्भुज जो रोम्बस भी हो जाएं और रेक्टेंगल भी हो जाएं वो हो जाते हैं स्क्वायर, वर्ग। तो वो क्वाड्रिलैटरल जो रोम्बस भी हो गए और रेक्टेंगल भी हो गए वो हो जाते हैं वर्ग, स्क्वायर। और निश्चित रूप से रोम्बस हो या रेक्टेंगल दोनों ही पैरेललोग्राम का ही एक प्रकार है, एक कैटेगरी है। इनका सुपर सेट कहा जाता है सेट थ्योरी की भाषा में। तो ठीक है, ये क्लासिफिकेशन भी है। ऊपर वाला तो आपने देखा था कि सारे ही क्वाड्रिलैटरल्स के अंदर आता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के अंदर आता है पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अंदर फिर दो सेट बनते हैं। एक ग्रुप हो गया रोम्बस का समचतुर्भुज, एक हो गया रेक्टेंगल का। और कुछ ऐसे क्वाड्रिलैटरल जो रोम्बस भी हो रेक्टेंगल भी हो तो वो स्क्वायर हो जाते हैं, जो येलो सेट से दर्शाया गया है, येलो एरिया से, येलो रीजन से दर्शाया गया है चित्र में। सेट थ्योरी की भाषा में जिन्होंने रीजनिंग वगैरह पढ़ रखी हो या रीजनिंग या परीक्षाएं पढ़ रहे हैं उसको वेन डायग्राम भी कहते हैं। ये चीज़ें आगे आएंगी, तो मैं सोचता हूँ काश ये चीज़ें आ चुकी होती तो और बेहतर तरीके से बता पाते। कोई बात नहीं, आगे फिर कभी रिपीट करेंगे इन चीज़ों को। एक क्लासिफिकेशन टेबल है, मैंने आपके लिए कंपाइल की है। हाँ, कॉलम में देखें, इफ दिस
और रो में है देन दिस। तो लॉजिक की भाषा में कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे जिन्होंने पढ़ी है प्रोग्रामिंग, इफ देन लॉजिक होता है कि यदि ये है तो ये होगा। वही P इम्प्लाइज Q हमने पढ़ा था अपेंडिक्स में, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि इफ दिस देन दिस वाला जो लॉजिक था। तो देखते हैं कि कॉलम में दी गई चीज़ें अगर होती हैं तो क्या उससे रो में दी हुई चीज़ें इम्प्लाई हो रही हैं। अगर पैरेललोग्राम है तो टिक देखिए, टिक दिखाता है कि वो पैरेललोग्राम तो होगा ही, लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा इन जनरल, रोम्बस भी इन जनरल नहीं होगा और स्क्वायर भी इन जनरल नहीं होगा। इफ इट इज रेक्टेंगल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, टिक से पता लगता है। देन इट इज रेक्टेंगल, ऑब्वियसली अ रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल, बट इट इज नॉट अ रोम्बस इन जनरल एंड बट इट इज नॉट अ स्क्वायर इन जनरल। अगेन रोम्बस is a parallelogram, rhombus is not a rectangle in general, rhombus is rhombus itself, and rhombus is not a square in general. But now a square is also a parallelogram, a square is also a rectangle, it is also a rhombus, and it is also a square itself. If this then this के लॉजिक से आप समझें इस टेबल को, पैरेललोग्राम सिर्फ पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है और रेक्टेंगल तो होता ही है, रोम्बस पैरेललोग्राम भी होता है और रोम्बस तो होता ही है, स्क्वायर ये चारों होता है। खुद स्क्वायर तो है ही, पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है, तो अर्थात स्क्वायर में इन तीनों के गुणधर्म आ जाएंगे। स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है। अब सबसे राइट मोस्ट कॉलम में देखिए नंबर ऑफ टिक्स, पैरेललोग्राम के अंत में एक टिक लगा हुआ है, इस रो में केवल एक टिक है, रेक्टेंगल में 2 टिक हैं, रोम्बस में 2 टिक हैं और स्क्वायर में सबसे अधिक 4 टिक हैं। नोट मैक्सिमम टिक्स फॉर स्क्वायर, इट इंडिकेट्स मैक्सिमम सिमेट्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जब मैक्सिमम सिमेट्री दर्शाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, या यूं कहें कि स्क्वायर एग्जिबिट्स मैक्सिमम सिमेट्री इन क्वाड्रिलेटरल्स जस्ट लाइक इक्विलैटरल ट्राइंगल डज सो इन द केस ऑफ ट्राइंगल्स। स्क्वायर सबसे अधिक सिमेट्रिकल क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल सबसे अधिक सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है। ये इस क्लासिफिकेशन टेबल से प्रदर्शित होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं आपके रेडी रेफरेंस के लिए, और इन क्वाड्रिलेटरल्स के लॉजिकल वर्गीकरण को समझने के लिए लॉजिकल क्लासिफिकेशन इफ देन वाले बहुत सवाल इससे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल केस स्टडी, जो हमारी इन क्लासेस का विशेष बिंदु होता है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर उसकी चीर फाड़ करना और डीप डाइव एनालिसिस करना। ये एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 113 में हम लोगों ने देखा था, डिस्कस किया था, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। तो इसको एक बार केस स्टडी के रूप में फिर से रिवाइज कर लें। एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 113, पेज पलटें। दिया था LMN 3 पैरेलल लाइंस हैं और एक तिर्यक रेखा P है जिस पर AB और BC बराबर इंटरसेप्ट्स हैं। तो प्रूव करना होगा कि दूसरी कोई तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल Q ली तो उस पर भी बनने वाले इंटरसेप्ट DE और EF भी बराबर होंगे, ये हमको प्रूव करना है। इस एग्जाम्पल में हमने इसे प्रूव किया था, उस प्रूफ को हम लोगों ने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, और वहाँ पे ये चर्चा भी हुई थी कि द रिजल्ट होल्ड्स गुड फॉर एनी नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस नॉट जस्ट 3। यहाँ पे केवल 3 पैरेलल रेखाएं ही नहीं, 3 की जगह 13 भी होती, 25 भी होती, तब भी ये रिजल्ट आता कि किसी एक पर अगर बराबर इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं तो किसी और दूसरी और सभी दूसरी तिर्यक रेखाओं पर इंटरसेप्ट्स बराबर ही काटे जाएंगे। देखते हैं इसको एक एक्टिविटी द्वारा और बेहतर समझते हैं और महसूस करते हैं। अपनी हिंदी वाली कॉपी निकालिए, उसके पन्नों में जो लाइंस होती है रूल्ड कॉपी होती है, वो एक पैरेलल लाइंस ही तो हैं, उनके बीच का गैप करीब 1 सेंटीमीटर से कम ही होता है, शायद 0.7 सेंटीमीटर या 7 या 6 mm होता है, या 7 डायरी होगी तो पतला होता है। तो हिंदी वाली कॉपी निकालें, ड्रॉ ए रैंडम लाइन और योर हिंदी कॉपी रूल्ड पे, जैसे ब्लू लाइन है ना, ऐसी रैंडम किसी भी इंक्लिनेशन पे, किसी भी एंगल पे आप ड्रॉ करें एक रैंडम लाइन। मेजर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द लाइन ड्रॉन, इस पे जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं ना, इनकी लेंथ आप मेजर कीजिएगा, ये करीब 8 mm 9 mm ऐसे आएगी, क्योंकि टेढ़ी है। तो आप जब, या डिवाइडर से भी आप मेजर कर सकते हैं, आप पाएंगे ऑल द इंटरसेप्ट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ वॉट एवर लाइन यू ड्रॉ, किसी भी एंगल पे आप ये तिर्यक रेखा ड्रॉ करें अपनी हिंदी कॉपी में, स्केच पेन से ड्रॉ कीजिए मोटी मोटी लाइन, और ये बीच में जो रूल्ड लाइंस के बीच में इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं ना, उनको मेजर कीजिए या डिवाइडर से मार्क कीजिए, आप पाएंगे ये एग्जैक्ट बराबर खंड उसके हो रहे हैं। तो किसी भी रेखा के बराबर विभाजन करने का तरीका है कि उसको एक हिंदी कॉपी पे ड्रॉ कर दो। ड्रॉ अ रैंडम लाइन और योर हिंदी नोटबुक रूल्ड पेज, मेजर लेंथ्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द लाइन ड्रॉन, note that and measure that and observe that all intercepts are of equal length।
ये इसी सवाल का एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से आपने फील लिया, फील लेने में ही मज़ा आता है, चीज़ें गहराई से समझ में आती हैं। समरी, अब इसको हम समअप कैसे करेंगे? जनरलाइजेशन, जनरलाइज करना में बड़ा मज़ा आता है मैथ्स में, चीज़ों को एकीकरण करने में हेल्प मिलती है। जनरलाइजेशन क्या है? इफ अ सेट ऑफ गिवन पैरेलल लाइंस कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एनी वन ट्रांसवर्सल लाइन, then it will cut equal intercepts on all other transversal lines। अगर एक पे इंटरसेप्ट बराबर आ गए एक तिर्यक रेखा पे, फिर सारे पे ही बराबर आएंगे। इसको नोट कर लें आप। if a set of given parallel lines if a set of given parallel lines cuts equal intercepts on any one transversal line, then it will cut equal intercepts on all other transversal lines। ये इस सवाल का सारांश है, समरी है और जनरलाइजेशन है। इसको थोड़ा सा एक लेवल आगे ले जाते हैं। पैराफ्रेजिंग, आपको परेशान करने के लिए पैराफ्रेजिंग की जाती है। अब इस सवाल को समझें, क्या लिखा है 2 लाइन में। इवनली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस कट इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एनी ट्रांसवर्सल लाइन। जब स्कूल में प्रार्थना में खड़े होते हो आप लोग, तो लाइन में कतार में खड़े किए जाते हो ना, इवनली स्पेस्ड, बराबर दूरी पे खड़े किए जाते हो। इवनली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस कट इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एनी ट्रांसवर्सल लाइन। इवनली स्पेस्ड का मतलब क्या होता है और इवनली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस कैसी दिखेंगी, सोचिए और इस पैराफ्रेजिंग को समझिए और इसको प्रूव कीजिए या इन्फर कीजिए या ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन कीजिए। ये ऐसे इस सवाल के रूप में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स सीधे सीधे। ये सवाल खड़ा है आपके सामने, इवनली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस कट इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एनी ट्रांसवर्सल लाइन। एनी ट्रांसवर्सल लाइन, किसी भी तिर्यक रेखा पर यह आएगा। एक लेवल और बढ़ाते हैं आगे, गियर बदलते हैं। सुपर जनरलाइजेशन, लेवल आईआईटी कैट। थोड़ा सा आगे आ गए, थोड़ा इसको टफ बनाया जाए, इसी सवाल को घुमा के अपग्रेड किया जाए। सुपर जनरलाइजेशन, ऊपर था जनरलाइजेशन, ये सुपर जनरलाइजेशन, लेवल आईआईटी या कैट। इसको अभी सोचिएगा और चाहे तो एक बार बना के मेजर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अ गिवन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस कट्स एनी ट्रांसवर्सल इन इंटरसेप्ट्स बियरिंग अ कांस्टेंट रेशियो। अनुपात पढ़े थे, रेशियो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में भी इंपॉर्टेंट है। और 10वीं क्लास में आप रेशियो से संबंधित एक चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस, बाद में आता है सिमिलर ट्राइंगल्स, तो वहाँ पर रेशियोज का बड़ा महत्व है। तो ये है सुपर जनरलाइजेशन, लेवल आईआईटी एंड कैट। अ गिवन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस कट्स एनी ट्रांसवर्सल इन इंटरसेप्ट्स बियरिंग अ कांस्टेंट रेशियो, इमेजिन एंड टेस्ट। इसकी कल्पना करें और बना के देखें, प्रयोग करें। प्रयोग करने के लिए स्कूल में बहुत टाइम होता है, स्कूली वर्षों के बाद ये सब करने का समय नहीं मिलेगा, फिर तो बहुत तेज़ से चीज़ें आपको करनी होंगी। अच्छा, जनरलाइजेशन पे एक बात हो जाए, हम करते क्यों हैं? जनरलाइजेशन इज आर यूजफुल टू यूनिफाई एंड बेटर अंडरस्टैंड द स्पेशल केसेस। अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है बर्ड्स आई व्यू, हिंदी माध्यम वाले बच्चे ध्यान दें, बर्ड्स आई व्यू। तो जब जनरलाइज करते हो ना, तो आपको बर्ड्स आई व्यू मिलता है किसी इवेंट का, कि चीज़ें किस प्रकार जुड़ी हैं, किस प्रकार उनका यूनिफिकेशन होता है, एकीकृत कैसे किया जाए। Generalizations are useful to unify and better understand the special cases. The more general the result, the more universal is its application. जितना ज़्यादा जनरल कोई परिणाम होगा, उसका उतना ज़्यादा व्यापक एप्लीकेशन होगा, यूनिवर्सल। It makes it easy to remember many theorems, formula in a groups as special cases of some general result or parent theorem. कई बार होता है आप 2500 फॉर्मूले पढ़ रहे हो और एक बार आपने उसका जनरलाइजेशन समझ लिया, तो आपको वो क्लस्टर में याद करना बड़ा आसान हो जाता है, एक ग्रुप में, एक समुच्चय में, कि भाई ये एक किसी पेरेंट फार्मूले के स्पेशल केसेस हैं। तो इस प्रकार अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे क्लास 9, 10 और जो बच्चे 11, 12 में मैथ्स लेंगे, उनके लिए ये बड़े टिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जनरलाइज करके आगे बहुत चीज़ें निकालते हैं। कई 10-15 फार्मूलों को एक ही में क्लब कर दिया जाता है। ये मैथ्स में भी होता है, ये फिजिक्स में भी होता है। तो इट मेक्स इट ईजी टू रिमेंबर मैनी थ्योरम्स, many formula in groups, bunches or cluster as special cases of some general result or parent theorem। कोई एक थ्योरम होती है जिसके स्पेशल केस के रूप में 25-30 फॉर्मूले भी बन जाते हैं कई बार। तो ये है महत्व जनरलाइजेशन का। द मोर जनरल द रिजल्ट, द मोर यूनिवर्सल इज इट्स एप्लीकेशन। फ्रेज है बर्ड्स आई व्यू। ओके, ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। अगले क्लास में समरी का हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देख लिया जाएगा। तो दिस इज एंड ऑफ क्लास, दिस क्लास इज ओवर नाउ। ओके, गुड बाय।